नमस्कार। जन राष्ट्रवाद का उदय, सेशन नंबर 20, यानी कि 19 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस सेशंस भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के सेशन में हम क्या कंप्लीट करेंगे? सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट को लेकर हमारी बातचीत रहेगी। ठीक है, तो कर देते हैं टॉपिक को स्टार्ट। अभी तक आपने कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। क्यों डाउनलोड करें? क्योंकि क्लास का पीडीएफ आप वहीं से फ्री में प्राप्त कर सकते हो, साथ ही टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सांप्रदायिक पंचाट पूना पैक्ट, स्टार्ट करें चर्चा को। उससे पहले 2 मिनट, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हमने कंप्लीट किया था, है ना? और उस सम्मेलन में क्या हुई थी? सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, ये बात आप जानते हैं, और वो सम्मेलन भी एक तरीके से असफल रहा था। रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि हमारी 14 सूत्रीय मांगों पे ध्यान दिया जाए। वहीं डिप्रेस्ड क्लास का समर्थन कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने पृथक निर्वाचन मांगा, गांधी जी नाराज हुए, और ओवरऑल क्या रहा परिणाम? सम्मेलन बिना किसी सर्वसम्मति के स्थगित हो गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि अब ठीक है, तुम्हारे अंदर सर्वसम्मति नहीं है तो अब निर्णय हम करेंगे और तुम लोग उसको मानोगे, और सबसे साइन करवा लिए थे मैकडोनाल्ड ने। यहाँ तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या घोषणा की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसकी डेट आपको याद रखनी है, 16 अगस्त 1932 को ये घोषित किया। धर्म और वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार इसमें किया गया। क्या किया गया वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको सांप्रदायिक पंचाट क्यों कहा गया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सांप्रदायिक मांगों को कानूनी रूप देने के कारण ही इसको सांप्रदायिक पंचाट कहा गया है, या इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कम्युनल अवार्ड भी इसको बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है बात? चलो, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी सांप्रदायिक पंचाट की। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। हम बात करते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की। उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन इनको ऑलरेडी दे दिया था। फिर उसके बाद 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन इन सबको भी दे दिया। और इस बार जो सांप्रदायिक पंचाट में जो शामिल किया है वो किसको किया है? दलित वर्ग को, डिप्रेस्ड क्लास को भी इसमें शामिल कर लिया। और यही सबसे बड़ा विवाद था, ये बात आप जानते हैं। और ये विवाद किन किन के बीच में बना? गांधी जी और अंबेडकर साहब, इनके बीच में ही तो ये विवाद हुआ था। लेकिन फिर मैकडोनाल्ड ने इनको भी शामिल कर लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए थोड़ा सा शब्दावली का विस्तार। सॉरी विकास। उस समय के दस्तावेजों में डिप्रेस्ड क्लास मतलब दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास शब्द था। गांधी जी ने इसी डिप्रेस्ड क्लास को क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया? हरिजन कह के संबोधित किया। और आधुनिक अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट शब्द पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया। समझ गए बात? भाई अभी तक इनको डिप्रेस्ड क्लास बोला जा रहा था, गांधी जी ने इनको हरिजन कह के संबोधित किया। अब भारत शासन अधिनियम 1935 आने वाला है, उसमें इन सब कैटेगरी को एक शब्द कह के संबोधित किया जाएगा, अनुसूचित जाति, जो कि हम 1935 के अधिनियम में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी हम अधिनियम तक पहुंचे नहीं है, अभी हम सांप्रदायिक पंचाट पे हम बात कर रहे हैं। तो इनको भी, दलित वर्ग को भी शामिल कर दिया। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर साहब की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। आगे चलते हैं।
वैचारिक टकराव ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वापस से बता देते हैं आपको। भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में अंबेडकर साहब की मांग क्या थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की जाए। गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंबेडकर साहब ने यह कहा कि यदि मुस्लिमों सिखों को यह अधिकार प्राप्त है तो दलित वर्ग को क्यों नहीं। फिर गांधी जी ने यह कहा कि भाई भारतीय समाज का अंग है, ये स्थायी रूप से विभाजित कर देगा ये समाज को और सामाजिक एकीकरण के रास्ते बंद कर देगा। तो इस तरह से ये वैचारिक टकराव हुआ था अंबेडकर साहब और गांधी जी के मध्य। लेकिन ब्रिटिश सरकार का तो उद्देश्य यही था, फूट डालो राज करो, तो उन्होंने दलित वर्ग को भी शामिल कर लिया दोस्तों, और उनको भी अलग से दे दिया सांप्रदायिक पंचायत में। अब जब ये घोषणा हुई, ये पंचायत घोषित हो गया 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। तो फिर ये खबर पता चली गांधी जी को, और गांधी जी उस समय कहाँ पे थे? यरवदा जेल में। और यरवदा जेल में ही उन्होंने क्या शुरू कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारण गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में गए थे, याद है ना आप सभी को? दोबारा शुरू किया था। फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और मांग क्या रखी गांधी जी ने? ये क्यों किया आमरण अनशन? जब तक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्णय वापस नहीं होता तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा, बोल दिया गांधी जी ने। अब इस पर वायसराय का क्या जवाब आया? ब्रिटिश सरकार अपनी स्वेच्छा से पंचाट नहीं बदलेगी। संशोधन केवल तभी संभव है जब संबंधित पक्ष यानी कि डिप्रेस्ड क्लास और अन्य हिंदू नेता आपस में किसी नए फॉर्मूले पर सहमत हो जाते हैं, तब तो हम इसमें करेक्शन कर देंगे, संशोधन कर लेंगे, बाकी संशोधन नहीं हो सकता। और गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। टेंशन हो गई, माहौल भारी हो गया, भारी दबाव, मध्यस्थता के प्रयास। डॉक्टर अंबेडकर पर भी दबाव आ गया कि भाई अब गांधी जी को कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी? तो इनके ऊपर भी चारों दिशाओं से दबाव। यदि गांधी जी के प्राण जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर और उनके समाज पर आएगी, जिससे दलित उत्थान का आंदोलन अपनी पवित्रता और सहानुभूति खो देगा। अब यहाँ पे अंबेडकर साहब के ऊपर टेंशन, दबाव, लोग भी बोल रहे थे कि भाई इसको वापस ले लो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है ना, आ गया, इनके ऊपर भी आ गया। मध्यस्थता कौन कर रहे थे? इनको कौन समझा रहे थे कि भाई सोचो, एक बार विचार करो इसके ऊपर? तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, ये सब मध्यस्थता कर रहे थे। और फिर ऐसा कहते हैं कि फिर डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि चलो ठीक है, वापस ले लेते हैं। चलो इसको तो वापस ले लेते हैं, लेकिन इसके बदले में दलितों को क्या मिलेगा? ये कुछ तो देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि हाँ मिलेगा। ये नहीं मिलेगा बस पृथक निर्वाचन नहीं, इसके अलावा तुम्हें मिलेगी सीटें, आरक्षित सीटें। तो इस प्रकार से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, और इसी समझौते को हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? पूना समझौता। क्यों कहते हैं इसको पूना समझौता? इस पर भी आप समझ लीजिए कब हुआ था, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। 26 सितंबर 1932 को। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल, पुणे में हुआ था। यरवदा जेल में होने के कारण ही इसको यरवदा करार भी कहा जाता है। पूना पैक्ट कहो या यरवदा करार कहो। हस्ताक्षर किस किसने किए थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किए थे। गांधी जी तो अनशन पे थे। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो ये है दोस्तों पूना पैक्ट। क्या था, क्यों था, कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। सांप्रदायिक पंचायत क्या था वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा कि भाई अब दलित वर्ग को क्या मिलेगी? सीटें मिलेगी। उनके लिए कुछ प्रावधान फिक्स किए होंगे। तो पूना पैक्ट के अंतर्गत किया गया प्रावधान नंबर 1, क्या? गांधी जी ने कहा
कि पहले सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल में आपको कितनी सीटें मिल रही थी? 71 मिल रही थी। अब आपको कितनी मिलेगी? अब आपको मिलेगी 148। तो फायदा ही हुआ, देखा जाए तो उनको तो डबल फायदा हो गया। ठीक है, भी 71 मिलनी थी सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार, लेकिन अब पूना पैक्ट से ये बढ़ के 148 हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्रीय विधानमंडल की, तो वहां पे दलित वर्ग के लिए 18% स्थान आरक्षित कर दिए। तो पहला प्रावधान तो ये हो गया 148 और 18%। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले की क्लासेस में समझा चुका हूं कि भाई पृथक निर्वाचन क्या है और आरक्षित सीटें क्या है, या दोबारा समझाने की जरूरत है? फटाफट से देख लीजिए। पृथक निर्वाचन में क्या होता था, उम्मीदवार और मतदाता दोनों केवल दलित ही होते थे, जबकि आरक्षित सीटों में उम्मीदवार तो दलित होगा लेकिन मतदाता सभी होंगे। ये दोनों में फर्क होता है पृथक निर्वाचन में। अंबेडकर साहब ये चाहते थे और गांधी जी चाहते थे ये, तो फिर पूना पैक्ट में ये फाइनल हुआ कि आरक्षित सीटें मिलेगी। लेकिन एक यहाँ पे टेंशन उभर के आई। अंबेडकर साहब को चिंता हुई, क्या यदि सभी वर्ग वोट देंगे तो सामान्य वर्ग के लोग किसी ऐसे डमी दलित उम्मीदवार को जिता सकते हैं जो उनके इशारों पर काम करे, न कि दलितों के हित में हो। समझ में नहीं आया होगा, अभी आएगा समझ में। तो पहला प्रावधान तो आ गया समझ में आपको भी कितनी सीटें मिली। और दूसरा प्रावधान क्या है? दोहरे मतदान की प्रणाली। क्या मतलब है इसका? डमी उम्मीदवार को रोकने के लिए इन्होंने दोहरे मतदान की प्रणाली ये शुरू की कि ये भी होना चाहिए। अंबेडकर साहब ने, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई ऐसे तो उनके इशारों पर वो काम करेगा। क्या मतलब है इसका, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। लीजिए, इसको समझिए, क्या है ये दोहरे मतदान की प्रणाली। मान लीजिए, समझने के लिए ये सभी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो गए, मान लीजिए ABCDEF, ठीक है। और ये E और F क्या है? प्रायोजित उम्मीदवार है। मतलब क्या है इसका? प्रायोजित नहीं होता कि जिसको किसी के कहने पर खड़ा कर दिया, लोगों के एक ग्रुप ने इनको खड़ा कर दिया कि भाई तू हमारी तरफ से, हमारा फुल कोऑपरेशन रहेगा। ठीक है सभी ये दलित वर्ग से संबंधित। ये क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि ये दोहरे मतदान की प्रणाली, डमी कैंडिडेट को रोकने का ये प्रोसेस निर्धारित किया। आपको केवल यही ध्यान रखना है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। ये उम्मीदवार खड़े हो गए चुनाव में, मान लीजिए। अब आरक्षित जो सीटों वाला जो प्रावधान है उसमें वोट कौन देंगे? सभी वर्ग देंगे ना वोट, भाई सामान्य भी देंगे और दलित भी देंगे। अब इनका चुनाव हो गया तो इनमें वोट कौन देंगे? दलित भी देंगे और सामान्य भी देंगे, सामान्य वर्ग के लोग भी देंगे। तो अंबेडकर साहब ने ये कहा कि मान लीजिए सामान्य वर्ग के लोग प्रायोजित करके अपने डमी कैंडिडेट उतार देते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में मैंने E और F को बताया है। तो ये तो सारे लोग इनको वोट देंगे और इनको चुनाव जिता देंगे। और इनका ये डमी कैड है तो दलित वर्ग का ही, लेकिन काम तो इनके इशारों पे करेगा फिर आगे जाके, सामान्य वर्ग के इशारों पे। तो फिर इनको रोका कैसे जाए? अंबेडकर साहब ने कहा कि इनके लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला प्राथमिक चुनाव होगा, मतलब 2 स्टेज में चुनाव होगा, जैसे प्री मेंस होते हैं ना आपके, वैसे ही। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये पहली स्टेज, उसमें वोट केवल दलित वर्ग के लोग ही देंगे, सामान्य वर्ग के नहीं देंगे। दलित ही वोट देंगे इनमें। और जो भी टॉप 4 आएंगे, जैसे मान लो ये 4 और जो 6 की लिस्ट है, फर्स्ट चरण में जो भी टॉप 4 आएंगे वो सेकंड चरण में शामिल होंगे। और फिर सेकंड चरण में फिर सब वोट देंगे, दलित भी देंगे और सामान्य भी देंगे। अब जैसे ये दोनों प्रायोजित मेंबर थे, ठीक है, तो ये इतने पॉपुलर होंगे नहीं है, क्योंकि भाई प्रायोजित हैं, प्लान के तहत इनको डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया था, तो इनके वोट इनको इतने नहीं मिलेंगे कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में।
तो ये वैसे ही आउट हो जाएंगे, डमी कैंडिडेट अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेंगे, टॉप 4, वो फिर सेकंड चरण में चुनाव होगा और वहाँ पे फिर दलित भी वोट देंगे और सामान्य वर्ग के वोट भी देंगे। यही है दोहरे मतदान की प्रणाली। देखिए, आरक्षित सीट पर केवल दलित मतदाता ही वोट डालेंगे सबसे पहले। सबसे अधिक वोट पाने वाले 4 शीर्ष दलित उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और क्या होगा, सामान्य वर्ग द्वारा प्रायोजित डमी उम्मीदवार यहीं से बाहर हो जाएंगे और फिर द्वितीय चरण में जो टॉप 4 आए हैं उनके बीच में चुनाव होगा, जिसमें सामान्य और दलित दोनों वोट देंगे। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि दोहरे मतदान की प्रणाली को इसमें शामिल किया था। ये दोहरे मतदान की प्रणाली क्या होती है, ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। नहीं समझ में आया, इतना ध्यान रखो आपके, ठीक है। भी 2 चरणों में चुनाव होगा, बस दोहरा मतदान इतना सा है डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए। नेक्स्ट, तीसरा प्रावधान, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में गारंटी। अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं में दलितों के लिए उचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक प्रांत के शैक्षिक बजट का एक निश्चित हिस्सा विशेष रूप से दलित वर्ग की शिक्षा की सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब हुए किसमें, पूना पैक्ट में हुए ये सब। आ गई बात समझ में? बस इतनी सी बातें हैं। तो ये हुआ पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। अब देखिए, जब ये पूना पैक्ट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही और अब ये किसमें लग गए दोस्तों, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में गांधी जी रुचि लेने लगे। कैसे? इनको उठाने के लिए कार्य करने लग गए। जो छुआछूत वाली चीजें चल रही थी उनको ऊपर उठाने के लिए गांधी जी कार्य करना शुरू कर दिए। कैसे माने? ऐसे मानो भाई, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसी को इंग्लिश में क्या बोला गया, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कर दी गांधी जी ने 1932 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, घनश्याम दास बिड़ला को। और फिर इसी प्रोग्राम का नाम बदल के 1933 में क्या कर दिया, हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसी का नाम बदल के ये कर दिया हरिजन सेवक संघ। और ये संघ क्या करता था, छुआछूत को कम करना और ये भेदभाव को मिटाना, उससे संबंधित। तो ये ध्यान रखना, पूना समझौते के बाद गांधी जी ने ये कार्य किया, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, और इसी को बदल के फिर 33 में हरिजन सेवक संघ कर दिया। और फिर गांधी जी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी दोस्तों। तो ये 2-3 बातें ध्यान रख लेनी है आपको यहाँ से। छुआछूत भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा भी की, हरिजन यात्रा उसको बोलते हैं, वर्धा मार्च इसको बोलते हैं। मार्च का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं ना, पैदल मार्च निकालेंगे, आगे बढ़ना, पैदल चलेंगे, वैसे ये यात्रा हुई। कहाँ से कहाँ, वर्धा से काशी तक। 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 के बीच में ये यात्रा हुई। यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों के द्वार हरिजनों के लिए खोले गए। केवल एक मंदिर के द्वार नहीं खोले गए, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के, बाकी सभी मंदिरों के द्वार खोले गए। ऐसा कहते हैं कि 25 जून 1934 को गांधी जी के ऊपर बम भी फेंका गया। गांधी जी जब अजमेर गए तो उनको काले झंडे दिखाए गए। तो ये सारी बातें, मुद्दे की बात इतनी सी है, इसको ध्यान रख लेना। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग क्या है, क्यों है, कब है, अध्यक्ष कौन है। ठीक है। हरिजन यात्रा की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसी के साथ मित्रों, हमारा क्या होता है, पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचाट पूरा होता है। अब इसके आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, उस पर बात करने से पहले अब आपको करना क्या है, क्लास का पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा, फ्री में आप इसको प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें और वहाँ पे 4th नंबर पे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज होगी, उसको खोलें और वहाँ पे कंटेंट में एक फोल्डर मिलेगा आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ का।
वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेस्ट देके आप अपनी तैयारी को जांचिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हर टॉपिक के टेस्ट अवेलेबल हैं। आगे की क्लासेस में अब हम क्या पढ़ेंगे जी? आगे की क्लासेस में अब हमारी चर्चा चलेगी किसके ऊपर? एक तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, दो बातें हैं इसकी केवल तृतीय गोलमेज की तो। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935। फिर उसके बाद प्रांतीय चुनाव होंगे। तो ये अगला क्लास का टॉपिक ये रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बताएं। कोई डाउट कोई समस्या हो तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।